नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर किंग और अवंतिका दोनों ही आमने सामने थे, जहाँ पर वो भी उसी बरगद के पेड़ के बारे में बात कर रहे थे जहाँ से किंग ने अवंतिका को छुड़वाया था। जब किंग से बचते हुए अवंतिका वहाँ पर उस बरगद के पेड़ की लटाओं में फंस चुकी थी। अब वो दोनों यहाँ पर इसी के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर किंग कहते हैं अब समय आ गया है कि हमें रोहित और अनिका को सब कुछ बता देना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये सुनकर अवंतिका कहती है लेकिन पूरा सच तो हमें भी नहीं पता है ना, क्योंकि हम भी बस आधा अधूरा ही सच जानते हैं। अवंतिका की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर किंग कहते हैं मेरे ख्याल से गुरुदेव सब कुछ जानते होंगे एंड आई एम श्योर उन्होंने कुछ तो हिंट दिया ही होगा ना, हमें बस उस हिंट के बारे में पता लगाना है। ये कहते हुए ही अब यहाँ पर किंग कुछ देर के लिए तो चुप हो जाते हैं और अब यहाँ पर वो फिर से कहते हैं वो नालायक लड़का मुझे चैन से जीने ही नहीं देखा। अरे मैं उसे अच्छा ही नालायक कहता हूँ, तब ना मैं कुछ सोच पाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा ध्यान तो बस उस नालायक के ऊपर ही है। अब मैं क्या सोचूं। किंग की ये बात सुनते ही अवंतिका कहती है किंग माफ कीजिएगा, लेकिन हमारा मानना है कि आपको इस तरह से प्रेजेंट किंग की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। वो भी हमारे प्रेजेंट किंग हैं और आप उन्हें इस तरह से नालायक कहकर आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप खुद भी सोचिए, जिसने इस पदवी को बनाया है, अगर वो ही उस पदवी के ऊपर बैठे हुए शख्स की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो हम बाकी सभी से कैसे ये एक्सपेक्ट करेंगे। अब अवंतिका की इस बात पर किंग कहते हैं ही इज माई ग्रैंड चाइल्ड। इस बात पर अब अवंतिका कहती है आप सही कह रहे हैं किंग, लेकिन वो एक किंग हैं और अब आपको भी इस पदवी का खुद भी मान रखना ही होगा। हमें सब पता है कि वो आपके ग्रैंडसन हैं। हमारे जीते जी तो हम किसी भी पदवी का अपमान अपनी आंखों के सामने नहीं होने देंगे। सॉरी किंग, फिर भले ही वो करने वाले खुद उस पदवी को बनाने वाले ही क्यों ना हो। अब अवंतिका की ये बात सुनते ही किंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब कहते हैं आप हर बार ये साबित करती हैं कि राजमहल की रानी बनना आप सच में डिजर्व करती हैं, क्योंकि आपकी ये बातें, आपकी ये सोच ही सबसे अलग हैं। ये सुनते ही अवंतिका कहती है जी शुक्रिया किंग, वैसे अब आपको ध्यान देना ही होगा कि आपको हमारे किंग के साथ कब रूड होना है और कब उनकी पदवी का मान सम्मान करना है। अवंतिका की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं वैसे ये नियम आपके लिए भी है। इस बात पर अब अवंतिका कहती है हमें अच्छी तरह से पता है कि हमें अनिका के साथ क्या और कैसे बात करनी है। वैसे अभी कहाँ पर है वो। इस बात पर अब किंग कहते हैं आओ मेरे साथ, और ये कहते हुए किंग अब अपने कदमों को आगे बढ़ा देते हैं तो वहीं अवंतिका भी अब उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। इधर दूसरी तरफ इंडिया में गुलेरिया हाउस में अनिका भी करण गुलेरिया के रूम में थी और उसके सामने खड़े थे राजीव गुलेरिया और करण गुलेरिया। दोनों ही अब अनिका के सामने खड़े थे। वो बस दोनों एक साथ अनिका को ही घूर घूर कर देख रहे थे। इधर अपने अंकल और पापा को इस तरह से अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर अब अनिका कहती है क्या हुआ है, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ही कुछ किया है। ये सुनते ही अब करण कहते हैं देखो अनिका, सच बताओ, वहाँ पर रेसिंग ट्रैक पर जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना। देखो हमसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अब अपने पापा की ये बात सुनते ही अनिका कहती है आप खुद ही सोचिए पापा, अरे मेरा हाथ कैसे हो सकता है। मैं तो आप दोनों के ही साथ थी ना, तो मैं वहाँ पर कैसे हो सकती हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही अब करण कहते हैं लेकिन तुम तो काफ़ी लेट आई थी और तुम शायद राजीव के फोन भी उस वक्त नहीं उठा रही थी।
तो देखो, अब हमें पूरा संदेह है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो तुमने किया है। ये सब सुनकर तो अब अनिका एकदम से ही शौक हो जाती है और अब वो शौक होकर बस उन्हें ही देख रही थी और वो अब अपने मन में सोचती है, बाप रे बाप, ये दोनों कहाँ की बात कहाँ तक कनेक्ट कर लेते हैं। इधर अनिका को अपने ख्यालों में देखकर अब राजीव कहते हैं, क्या हुआ है अनिका? देखो अनिका, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया है ना तो हमें बता सकती हो। हम वहाँ पर अपने आदमियों को भेजकर तुम्हारे खिलाफ अगर कोई भी क्लू हुआ तो हम उसे मिटा देंगे। बस इसलिए क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। इधर ये सुनते ही अब अनिका अपने मन में कहती है, ये ब्लैक कैट से कह रहे हैं कि मैंने कोई क्लू छोड़ा होगा। वेल, इट्स नॉट पॉसिबल। वैसे मुझे भी अभी इस बारे में पता लगाना ही होगा कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि मेरे लिए भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। एंड आई एम श्योर ये बात मुझे बूढ़े बाबा ही बता सकते हैं, क्योंकि उस वक्त बूढ़े बाबा के पास ही यशवंत मल्होत्रा थे, तो उन्हें ज़रूर पता होगा, क्योंकि यशवंत मल्होत्रा को उन्हीं के पास से ही लेकर आया गया होगा और उन्हें लाने वाला शख्स कौन था वो मुझे अब वही बताएंगे। अनिका भी यहाँ पर ये सब सोचकर अपने ख्यालों में ही थी कि तभी करण गुलेरिया अनिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, अनिका क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? बताओ अनिका, देखो हमें खुलकर सब कुछ सच बता दो, अगर ऐसा कुछ है तो। इधर अपने पापा की इस बात पर अनिका कहती है, आप दोनों मेरा यकीन कीजिए। अरे आप दोनों मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया होता तो आप खुद ही सोचिए मैं आप दोनों से क्यों छुपाती। यहाँ पर ये सभी एक दूसरे से इसके बारे में बातें कर रहे थे कि वहाँ पर जहांगीर के रेसिंग ट्रैक पर जो कुछ भी हुआ था उसमें अनिका का हाथ था या नहीं, कि तभी करण गुलेरिया के रूम का दरवाजा अब नॉक होने लगता है। दरवाजे की आवाज़ को सुनकर राजीव कहता है, मैं देखता हूँ। और ये कहते हुए ही राजीव जब दरवाजे के पास जाने लगता है कि तभी अब अनिका के फ़ोन पर अब एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। उसे सुनते ही और उस नोटिफिकेशन की आवाज़ को सुनकर अनिका जब अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो उसके फ़ोन पर रोहित का मैसेज आया हुआ था और साथ ही स्वाति मल्होत्रा का भी। जब अनिका ने स्वाति मल्होत्रा का मैसेज को पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसमें लिखा हुआ था कि अपने पति को यहाँ पर आकर रोको अनिका, इससे पहले कि वो कोई नया कांड करे, क्योंकि ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। इधर अपनी माँ के इस मैसेज को पढ़ने के बाद अब अनिका अपने मन में सोचती है, मिस्टर मारवा तो लंदन जाने वाले थे ना, तो वो भी कहाँ पर हैं? एक काम करती हूँ, सबसे पहले मैं मिस्टर मारवा ने जो मुझे काम दिया है मैं पहले उसे पूरा करती हूँ और इसके लिए तो मुझे मारवा हाउस जाना होगा। अनिका भी यहाँ पर अपने फ़ोन से अलग होते हुए ही अब वो करण से कहती है, पापा देखो, मुझे मारवा हाउस जाना होगा और मैं वहीं से ही सीधा पेरिस के लिए निकल जाऊंगी, इसलिए आप मेरा इंतज़ार मत कीजिए। अनिका की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है अनिका, तो फिर मैं भी तुम्हें वहीं पर ही मिलता हूँ, यानी कि मैं भी तुम्हें पेरिस ही मिलता हूँ। ये सुनते ही अनिका कहती है, पापा वहाँ आने से पहले आप यहाँ की सिक्योरिटी को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को कोई भी नुकसान हो, क्योंकि अब हमारे दुश्मन पूरी तरह से और भी अलर्ट हो गए होंगे। इस बात पर अब करण कहते हैं, तुम चिंता मत करो अनिका, मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक करके ही आऊँगा। वैसे दरवाजे पर कौन है? राजीव ने अब तक नहीं बताया। इस बात पर अब अनिका कहती है, पता नहीं पापा, लेकिन दरवाजे से जो आवाज़ें आ रही हैं उसे सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाहर मयूर खड़ा है। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, अच्छा मयूर है, फिर तो लगता है कि वो सभी अभी गुलेरिया हाउस आ गए हैं। सच कहूँ आज तो उनकी खैर नहीं, कभी रिश्ता तोड़ा है, कभी रिश्ता तोड़ना है तो कभी एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करना है। अरे ड्रामा बना कर रख दिया इन लोगों ने। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, मैं एक बार तब तक श्रेया से मिल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगी पापा। ये सुनते ही यहाँ पर करण कहते हैं, ओके बेटा आराम से जाओ। अनिका जब यहाँ पर दरवाजे के पास आती है तो सच में यहाँ पर मयूर ही खड़ा हुआ था। मयूर को देखकर अब अनिका कहती है, कहाँ पर है वो चारों मयूर? अब अनिका की इस बात पर जवाब देते हुए मयूर कहता है,
वो चारों अभी हॉल में हैं। वैसे उन सभी की हालत ठीक नहीं है। एक एक तो वो वहाँ पर किडनैप होकर उन्हें वहाँ किडनैप करके वहाँ पर रखा गया था, तो दूसरा वो रोहित और तुमसे बहुत ही डरे हुए हैं। अब मयूर की इस बात पर अनिका कहती है, आज आज तो इन सभी की खैर नहीं है। मैं भी तो देखूं कि इन्हें कितना एडवेंचर करना है। और ये कहते हुए ही अनिका वहाँ से बाहर निकल जाती है। और इधर अनिका अब श्रेया के रूम की तरफ ना जाकर पहले वो सीधा ही हॉल की तरफ आ जाती है। अनिका जैसे ही हॉल को क्रॉस करती है तो उसकी नज़र यहाँ पर इन चारों के ऊपर पड़ती है। इन चारों को देखकर तो अब अनिका की एकदम से हंसी ही निकलने वाली थी, क्योंकि इन चारों का हुलिया देखकर अनिका अपने आप को बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक पा रही थी। अनिका अब यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ही वो अब उन सभी को ही घूर घूर कर देखती है और उन्हें घूर कर देखते हुए ही बिना कुछ कहे ही वहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि अनिका ने भी यहाँ पर कुछ भी कहना सही नहीं समझा। अनिका को पता था कि यहाँ पर राजीव अंकल और करण पापा वो दोनों पहले इनकी क्लास ले लें, उसके बाद ही वो कुछ देखती है। इधर अनिका को इस तरह से जिस तरह से अनिका उन्हें एक तेज लुक दे रही थी, उसे देखकर तो भी यहाँ पर इन चारों की ही सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, मानो इन्हें अनिका की आंखों से ही आज डर लग रहा था। इधर ये सब देखकर अब सनी कहता है, यार यार भाभी हमें ऐसे क्यों देख कर गई है। देखो देखो मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हमने कोई क्राइम तो नहीं किया है ना। पता नहीं भाभी इस तरह से देख रही थी जैसे हम कोई क्राइम करके घर पर लौटे हैं। किसी को कोई चिंता ही नहीं है कि वहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ था। अब सनी की इस बात पर मुक्ता कहती है, हमें तो लगता है कि हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, तभी तो भाभी हमसे नाराज हैं। देखो ना, उन्होंने हमसे बात भी नहीं की, वो बस हमें एक लुक देकर यहाँ से चली गई। यहाँ पर ये सभी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। यहाँ पर चारों की ही हवा काफ़ी टाइट हो रखी थी कि तभी उन सभी के ही कानों में एक जोरदार आवाज़ आती है, आ गए तुम सभी। वैसे कैसे रहा सब कुछ? उम्मीद है कि तुम सभी ने मिलकर खूब इंजॉय किया होगा वहाँ पर। अब ये कड़क आवाज़ सुनते ही वो सभी तो भी यहाँ पर थर थर से काँप उठते हैं। अब उनमें से किसी की भी हिम्मत ही नहीं होती अपना मुंह खोलने की, कोई भी जवाब देने की। इधर उन सभी की नज़रें यहाँ पर नीचे झुकी हुई थी, कोई भी ऊपर अपनी आंखों को उठाकर भी नहीं देख रहा था। इधर वहाँ पर अब तक अनिका भी श्रेया के रूम के बाहर आ जाती है और वहाँ पर रूम के दरवाजे को वो नॉक करने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद जब सामने से दरवाज़ा खुला तो सामने श्रेया को खड़ी देखकर अनिका कहती है, कैसी हो तुम श्रेया? अनिका किस बात पर? श्रेया कहती है, मैं ठीक हूँ अनिका। वैसे वो आकाश कहाँ पर है? इस बात पर अब अनिका कहती है, वो तो वहीं पर ही है जहाँ पर उसे होना चाहिए श्रेया। और ये कहते हुए ही अनिका अब रूम के अंदर आ जाती है। और जब अनिका यहाँ पर अंदर आती है तो वो श्रेया से कहती है, वैसे एक बात बताओ श्रेया, तुम्हारा किडनैप आखिर हुआ कैसे? क्या तुम मुझे कुछ बता पाओगी? अनिका की इस बात पर श्रेया कहती है, अनिका वो मुझे श्वेता के नंबर से एक फ़ोन को लाया था। सामने से मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी कि तभी मेरे फ़ोन पर उसके नंबर से फिर से फ़ोन आता है कि वो मुझसे मिलना चाहती है। और उसने मुझे एक लोकेशन भेजी थी कि वो उसी लोकेशन पर मेरा इंतज़ार करेगी। सच बताऊं अनिका, मुझे लगा कि श्वेता को मुझसे कोई ज़रूरी काम होगा और शायद एक बार फ़ोन नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया होगा, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए मैं वहाँ पर चली गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ पर मेरे लिए एक ट्रैप बिछाया गया था। श्रेया की इस बात पर अनिका कहती है, क्या तुम आकाश को भी अपने साथ लेकर गई थी श्रेया? अब अनिका की इस बात पर श्रेया कहती है, नहीं अनिका, मैं आकाश को अपने साथ नहीं लेकर गई थी। वो पता नहीं वहाँ पर कैसे पहुँच गया। वैसे अनिका, मुझे पता नहीं चला कि मुझे किडनैप आखिर किसने किया था। वो लोग मेरे पापा के दुश्मन थे या फिर गुलेरियाज के? इस बात पर अब अनिका कहती है, कोई बात नहीं है श्रेया, तुम अब इन सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो। आज का सच ये है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, सुरक्षित हो, और अभी हम सब के लिए भी यही काफ़ी है, क्योंकि हमें बस
तुम सही सलामती चाहिए थी। ये सुनते ही अब श्रेया अनिका को एक हक करते हुए ही कहती है, मुझे पता है अनिका, हर बार की तरह इस बार भी तुमने ही मुझे बचाया है ना। श्रेया की इस बात पर अनिका कहती है, हाँ वो क्या है ना, अनिका की पूरी टीम उसके अपनों की प्रोटेक्शन में लगी रहती है। लेकिन अब ये अनिका तुम सभी से ये प्रॉमिस चाहती है कि तुम लोग इस तरह से कहीं नहीं जाओगे। देखो श्रेया, मैं तुम लोगों की प्रोटेक्शन चाहती हूँ, लेकिन अब तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा। अब हम लोगों को आगे से और भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि हर बार की तरह शायद मैं भी या मेरे लोग भी ना बचा पाए। ये सुनते ही अब श्रेया कहती है, तुम ज़्यादा सोचो मत, हम सब यहाँ पर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ध्यान रखना और दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। बिना जांचे सोचे कहीं भी ऐसे मत जाना, और हाँ, बिना बॉडीगार्ड के तो कहीं भी मत जाना श्रेया। ये सुनते ही अब यहाँ पर श्रेया हमें अपने सिर को हिला देती है, तो वही अनिका अब श्रेया से मिलकर वहां से जाने लगती है। अनिका जब फिर से हॉल को क्रॉस कर रही थी तो उसके कानों में भी यहाँ पर करण गुलेरिया की आवाज़ आ रही थी, और वो कहते हैं, अनिका बिना किसी इंटरफेयर के अब वो यहाँ से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वो सीधा ही मारवा हाउस के लिए निकल जाती है, क्योंकि अनिका ने देख लिया था कि अभी करण गुलेरिया यानी उसके पापा इन चारों की क्लास ले रहे थे। तो वहीं हॉल के अंदर उन सभी ने जब अनिका को अपनी आंखों के सामने से फिर से जाते हुए देखा तो एक पल के लिए उन्हें उम्मीद थी कि अनिका शायद उन्हें यहाँ पर आज बचा लेगी, लेकिन जब उन सभी ने अनिका को इस तरह से जाते हुए देखा तो उनकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उन लोगों को अनिका से एक उम्मीद थी कि अगर अनिका यहाँ पर कुछ भी कहेगी तो शायद वो यहाँ पर करण और राजीव अंकल के गुस्से से बच सकते थे। तो इधर मल्होत्रा हाउस में भाग्यश्री अब यहाँ पर रोज की तरह अपने काम में लगी हुई थी। जैसे ही उसका काम आज पूरा हो गया तो वो भी इधर उधर देखने लगती है। उसे अच्छी तरह से पता था कि इस वक्त उसके घर पर इधर उसके घर पर क्या कर रहा है। वो सभी की नज़रों से अब छुपते हुए ही यशवंत के लैब के अंदर चली जाती है और वो पूरे लैब में अब कुछ ढूंढने लगती है और वो अब अपने मन में ही कहती है, हो ना हो यहीं पर ही होगा, लेकिन कहाँ पर हो सकता है ये, मुझे हर हाल में अब ढूंढना ही होगा। यहाँ भाग्यश्री अपने काम में लगी हुई थी कि तभी उनके कानों में किशन मामा की आवाज़ आती है, अंजलि कहाँ हो तुम, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। किशन की यह बात सुनते ही भाग्यश्री अब जल्दी से इधर उधर देखने लगती है कि तभी वो यही सोचती है कि वो पीछे के रास्ते से निकल जाती है, वो क्योंकि अगर वो सामने के रास्ते से जाएगी तो शायद किशन उसे देख लेंगे। इसलिए वो ये सोचकर जैसे ही पीछे के दरवाजे के पास जाती है और उसे खोलकर वो जल्दी से बाहर निकल जाती है। पीछे के रास्ते से निकलने के बाद वो सीधा ही अब अपने किचन गार्डन में चली जाती है और वहाँ पर वो जल्दी से कुछ सब्जियां तोड़ने लगती है ताकि किसी को उस पर किसी भी तरह का कोई भी शक ना हो। उन्हें तोड़ने के बाद अब वो सामने के दरवाजे से अब अंदर की तरफ जाने लगती है और जैसे ही अब यहाँ पर भाग्यश्री अंदर आती है तो एक शख्स उनके सामने थी। उन्हें देखकर अब अंजलि के हाथ में जो टोकरी थी वो अब अचानक से छूटकर नीचे गिर जाती है और उसके आवाज़ से सभी की नज़र अब अंजलि के ऊपर ही थी। ये सब देखकर अब श्वेता अब अपनी जगह से उठकर अब वो उनके सामने आकर कहती है, माँ क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना। श्वेता की इस बात पर अब यहाँ पर अंजलि कहती है, हाँ श्वेता मैं ठीक हूँ, वो बस सब्जियाँ गिर गई। ये सुनते ही अब श्वेता कहती है, कोई बात नहीं माँ, मैं उठा देती हूँ, और हाँ एक गुड न्यूज़ है। और ये कहते हुए श्वेता अब नीचे बैठकर गिरी हुई उन सब्जियों को उठाने लगती है। तो इधर लक्ष्य जी कहते हैं, अरे श्वेता जी प्लीज़ आप मत झुकिए, और वैसे भी डॉक्टर ने आपको ऐसा कुछ भी करने से मना किया है। ये सुनते ही भाग्यश्री जो कि खुद एक डॉक्टर थी और खुद अमृता की असिस्टेंट भी रही थी
वो उनके कहने पर ही अब उसने अनिका को भी ट्रेनिंग दी थी और अब वो यहाँ पर श्वेता के हाथ को पकड़ लेती है, जिससे श्वेता अब यहाँ पर थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि आखिर उसकी माँ ने उसके हाथ को इस तरह से क्यों पकड़ा। कि तभी अब भाग्यश्री उसके हाथ को पकड़ कर कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो श्वेता। अब अपनी माँ की ये बात सुनते ही जहाँ पर श्वेता हैरान थी तो वहीं बाकी सब भी हैरान थे। तो वहीं एक पल के लिए यहाँ पर श्वेता हैरान होती है कि आखिर उसकी माँ को ये सब उसके बिना बताए कैसे पता चला। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक एप्पल की तरह उसका चेहरा बिल्कुल ही पिंक हो गया था और वो भी यहाँ पर शर्माते हुए ही अंजलि को हक कर लेती है, मानो वो अपने आप को अंजलि की बाहों में छुपा लेना चाहती थी। अब यहाँ पर श्वेता के इस रिएक्शन पर तब सभी यहाँ पर सवालिया नजरों से सिर्फ लक्ष्य जी को ही देख रहे थे कि तभी लक्ष्य जी ने भी अभी हाँ में अपने सिर को हिला दिया था। ये देखकर तो सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं क्रिश अब अपनी जगह से उछलता हुआ ही कहता है, यार मामा, अब तो आपकी ही तरह मैं भी मामा बन गया हूँ। आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर के अलावा भी अब कोई आने वाला है जो कि मुझे अब मामा बुलाएगा इधर, क्योंकि यहाँ पर पीयूष रायचंद भी थे। इसलिए क्रिश ये बात अब अपने मामा को कहता है और ये सुनते ही पीयूष रायचंद अब अपनी जगह पर खड़े होते हैं। तो क्रिश उनके पास जाकर अब उन्हें हक करते हुए ही कहता है, मामा मैं तो मामा बनने वाला हूँ। क्रिश की ये बात सुनकर तो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं बैठी हुई अब मीनाक्षी और योगिता दोनों के ही चेहरे पर एक चिढ़ और जलन साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज यहाँ पर पीयूष की पूरी फैमिली आई हुई थी और यहाँ पर तभी उनके कानों में पीयूष रायचंद की आवाज़ आती है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो पार्टी तो बनती है। वैसे किशन, अब तुम्हारी ही तरह मुझे भी कोई बूढ़ा मामा कहने वाला आने वाला है या फिर आने वाली है। अब ये सुनते ही किशन मामा के सामने सबसे पहले वो 6 साल की नन्ही सी रिया का चेहरा आ जाता है, जब पहली बार उन्होंने रिया के मुंह से बड़े मामा शब्द सुना था। क्योंकि जब वो भी ये याद करते हैं कि जब अनिका यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में आई थी तो एक रिया ही थी जिन्होंने उन्हें सबसे पहले बड़ा मामा कहा था। अब किशन मामा को ऐसे सोचता हुआ देखकर अब लक्ष्य उनके हाथ पर अब अपना हाथ रखते हुए ही कहते हैं, आप ठीक तो है ना पापा। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, मैं ठीक हूँ क्रिश, जरा उन लोगों को तो उठाना, आज इतने वक्त के बाद इस घर में खुशी आई है। अंजलि, आज तो कुछ स्पेशल बनता ही है ना। इधर ये सुनते ही अंजलि माँ में भी कहती है, ठीक है, मैं आप सभी के लिए कुछ साउथ इंडियन थाली बनाऊंगी और डेजर्ट में तो पायसम, मेरा मतलब है कि खीर बनाऊंगी। अंजलि मामी की ये बात सुनकर तो पीयूष रायचंद कहते हैं, देखो यार, गुड़ मत डालना, मेरे लिए अलग से चीनी डालना। ये सुनते ही तो अब सभी पीयूष रायचंद को ही देखते हैं। तो वहीं भाग्यश्री अब उन्हें इग्नोर करते हुए वो अपना काम करने के लिए किचन में चली जाती है। तो वहीं उनके पीछे भी यहाँ पर श्वेता भी अब अपनी माँ के पीछे चली जाती है। तो वहीं पीयूष रायचंद इधर अपनी ही सोच में थे कि अभी मैंने क्या किया, मुझे अंजलि में भाग्यश्री की झलक क्यों दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर अंजलि जब भी पीयूष उसके सामने आ रहा था तो वो उसे यहाँ पर इग्नोर कर रही थी। अंजलि पीयूष को इस तरह से इग्नोर कर रही थी जैसे हमेशा भाग्यश्री पीयूष को इग्नोर करती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी जब अब यहाँ पर पीयूष जितने बार भी अंजलि को देख रहा था उसे भाग्य ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने यहाँ पर अंजलि का चेहरा भले ही हो, लेकिन ये सारा का सारा नेचर यहाँ पर भाग्यश्री का हो।